मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। और प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बताना चाहता हूँ, एक बड़े मुफक्कर ने बयान किया कि वो नसीहतें जो हम दूसरों को करते हैं, अगर हम खुद उन नसीहतों पर अमल कर लें तो शायद हम अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरती से गुजार सकते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जो खुदा के खादम भी हैं और क्राइस्ट फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्रीज़ के बानी और चेयरमैन हैं। जनाब पादरी साकब मुनव्वर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में वेलकम कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, खुश आमदीद। खुशी की बात है कि भाई साहब आप हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मेरे लिए भी उसी तरह इज़्ज़त की बात है कि आपने मुझे मदाऊ किया। थैंक यू जी। तो भाई साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, अपनी स्टडीज़ के बारे में कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप पढ़े और इब्तदाई ज़िंदगी आपकी कैसी गुजरी, हमारे नाज़रीन के साथ प्लीज़। थैंक यू। सबसे पहले मैं काशिफ भाई आपका शुक्रगुजार हूँ। खुदा ने बड़े खूबसूरत प्रोग्राम में आपको बतौर एंकर रखा है और जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आपके देखे हैं मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और इसकी ख़ास बात यह है कामयाबी की चाबी जो प्रोग्राम है कि इसमें इंस्पिरेशन मिलती है। ये सोशल भी है और सोशल कम आप ये कह लें कि रिलीजियस भी। मैं इसको एक मैनों में कह सकता हूँ कि जिस दुनिया में इस वक्त हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मायूसी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा गुमराही का शिकार हैं और बाज़ का तो यहाँ तक है कि उनको अपने कैरियर के मतलब काउंसलिंग नहीं मिलती। तो ये तीन नुकात हैं जिनके मामले में देखता हूँ कि आपका प्रोग्राम उनके लिए मशले राह है और मैं इस बात के लिए और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए खुदा उनके फजल से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फिर मैं आली जनाब रेवरेंड जॉन इकबाल साहब का भी मशकूर हूँ जिन्होंने खूबसूरत रोया के तहत जॉन टीवी का आगाज़ किया। हालांकि ये काम बड़ा मुश्किल था लेकिन उन्होंने इसको बड़े मुसम्मम इरादे के साथ इसका आगाज़ किया है और खुदा उनका शुक्र है कि बहुत सारे प्रोग्राम जो बाबरकत प्रोग्राम हैं लोगों तक पहुंच रहे हैं। और इस दौर में जिस चीज़ की वाकई ज़रूरत थी जो एक मसीही टीवी चैनल के ज़रिए से पहुंचना चाहिए, सर जॉन इकबाल वहां तक कामयाबी के साथ पहुंचा रहे हैं। इस सवाल के लिए मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा सादा सा लेकिन बड़ा अहम सवाल है। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जो एक मिडिल क्लास फैमिली के तौर पर जाना जाता है और ख़ुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उसके बावजूद मेरे वालिद साहब एक बहुत मेहनती शख्स थे, मेरी वालदा भी उसी तरह एक बड़ी अच्छी खानादार खातून थी और ख़ुदा उनका फ़ज़ल है कि वो खातून खाना होते हुए खानादारी के सारे मामला बड़े एहसन तरीके से गुजारते थे। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान रेलवेज़ में मैकेनिकल इंजीनियर्स डिपार्टमेंट जो था वहाँ पे काम करते रहे और ख़ुदा उनके फजल से बड़े अच्छे तरीके से वहाँ से रिटायर्ड हुए। उसके साथ साथ चर्च पाकिस्तान में वो एक पासबान के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे मियाँ मीर कॉलोनी में। मेरी वालदा बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून तो ना थी लेकिन मिडिल तक उन्होंने तालीम हासिल की थी और ख़ुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उनका एक ही रोया था। हम आबाई तौर पर आबाद थे खानका डोगरा में जो ज़िला शेखुरा में आता था, तो वहाँ से वो हमें निकाल कर लाहौर में लाइन ताकि हम यहाँ पर रहकर अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। और इसके लिए फिर हमें भेजा गया सेंट जोसेफ स्कूल में जो एक गवर्नमेंट स्कूल था। पहले तो मिशनरी स्कूल था लेकिन कुमाया गया तो उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट के सेक्टर में आ गया। तो वहाँ मैंने इब्तदाई जो पहली 6 क्लासेस है वहाँ पर मैंने हासिल की, 6ठी तक मैं वहाँ पढ़ा और उसके बाद 7वीं क्लास में मुझे सर सैयद पब्लिक स्कूल जो मियाँ मीर कॉलोनी में है वहाँ पर दाखिल करवाया गया। 7वीं क्लास के कंप्लीशन पर एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी ज़िंदगी में। वो ये था कि मैं पहली से लेकर 7वीं क्लास तक हमेशा फ़र्स्ट आता रहा हूँ। एक दफ़ा ऐसा हो कि मैं सेकंड 2 पोजीशन हासिल की, अदरवाइज़ पहली पोजीशन ही हासिल करता रहा हूँ। और क्लास में कैप्टन था, मॉनिटर भी जिसे हम कहते हैं वो था। तो मैं था और 2 मेरे और दोस्त थे। हमारे ज़हन में एग्ज़ाम आ गया कि हम तो खूब पढ़ सकते हैं, याददाश्त भी बड़ी अच्छी है, जीनियस टाइप के लोग हैं, तो हम क्यों ना एकदम से 10वीं क्लास को कर लें। तो ये बात जो है हमने शेयर की अपने घर वालों से। तो मेरी वालदा ने और मेरे वालिद साहब ने एक ही बात कही कि ये दोनों तरीके गलत हैं, आप 7वीं के बाद 8वीं नहम और फिर दहम की तरफ जाएँ। वो खैर वो दूसरे दोस्तों के वालदा ने इजाज़त दे दी, मेरी इजाज़त नहीं मिली। तो मैंने कहा जी मैंने नहीं पढ़ना, मैंने आगे तालीम जो है पूरी नहीं करनी, तो मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ। तो शुक्र है खुदा का हमारे घर में आज तक कभी भी अपनी मर्ज़ी थोपी नहीं गई, मुसल्लत नहीं की गई किसी भी बच्चे पर, और मैं भी ऐसे ही था। तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप क्या कहना चाहेंगे। मैं कि जी मैं फ़ारिग रहना चाहूँगा। कि फ़ारिग नहीं है, मैंने नहीं, फिर आपको काम सीख लें या कहीं जॉब कर लें।
तो मैंने एक जगह पर जॉब करना शुरू की, वो पैनोरामा में एक शॉप थी, वहाँ पे मैं एज ए सेल्समैन के तौर पर भर्ती हो गया और काम करता रहा। और फिर वहाँ पर एक ऐसी, वहाँ पे कई फॉरेनर्स आया करते थे, कई अदाकार और अदाकाराएँ भी आया करती थी। उस वक्त पैनोरामा सेंटर बड़ा मशहूर था, मैं ये बात कर रहा हूँ 94-93 की। तो वहाँ पर जब भी गोरे आते थे तो उनसे इंग्लिश बोली जाती थी। तो मेरा जो बॉस था या मालिक दुकान था, वो मुझे एक साइड पे कहता कि मुझे अंग्रेज़ी आती नहीं थी, तो वो गुफ्तगू उससे करता था सेल्स में। उसमें फ़ायदा ये होता था कि किसी फॉरेनर को जब कुछ चीज़ दी जाती थी, जो 100 रुपये वाली चीज़ थी, हम 200 और बासा औकात 300 या 400 तक भी दे देते थे। तो एक तो माली फ़ायदा होता था, कमीशन भी अच्छी हो जाती थी। दूसरा ये था कि एक अट्रैक्शन होती है कि किसी फॉरेनर से आप बात कर रहे हैं। तो ये सिलसिला था। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने जब मुझे रिजेक्ट किया और पीछे धकेला कि आपको तो अंग्रेज़ी आती नहीं, तो आप कैसे इस फॉरेनर को डील करेंगे, तो मैं बड़ा अंदर से टूटा। तो मैंने उनसे कहा जी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा क्यों, इस रवैये से? मैं कहा जी इस रवैये की वजह से नहीं, मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि अब मैं पढ़ूँगा और अंग्रेज़ी सीखूँगा। तो उन्होंने कहा ये तो मुश्किल है, अगर आप कहते हैं हम आपकी सैलरी डबल कर सकेंगे। मुझे 5-6 साल हो गए थे उनके साथ काम करते। उन्होंने कहा कि काम की समझ है आपको, तो आप ना जाएँ। तो लेकिन खैर मैंने एक मुसम्मम इरादा बनाया, मेरे घर वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया और मैंने 3 महीनों में फिर 10वीं क्लास को पास किया और बगैर किसी सैप्ली के। ये मेरा इब्तदाई था। और उसके बाद मैं जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया तो मैंने आगाज़ किया था DBA से, डिप्लोमा इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। उस दौरानिए में मैंने ख़ुद से, मेरे घर में मैंने बताया कोई इतने ख़ास मसाइल नहीं थे माली तौर पर, लेकिन मैं एक कॉलेज में जाता था, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के सामने ही फातिमा जिन्ना कंप्यूटर कॉलेजेस था। तो उसमें मैंने दाखिला लिया DBA में और उसकी फ़ीस थी उस वक्त 14,000 रुपये माहाना। ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 96 के बाद की। तो उस वक्त 14,000 रुपये ज़रा काफ़ी अमाउंट थी। तो उसके लिए फिर मैंने घर वालों पर बोझ डालने के बजाय मैंने कहा मैं नौकरी करूँगा। मैं 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, 9 बजे तक एक अदारा था हॉलीडे वर्ल्ड के नाम से, उसमें मार्केटिंग का काम किया करता था। उसके बाद अल मालिक बिल्डिंग में जाफ़र ब्रदर्स या नादरा की तरफ से मुझे एक जॉब थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो मैं रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक वहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर जॉब करता था। दरमियान में मैं कॉलेज में पढ़ता रहा और ख़ुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैंने DBA किया तो 2 जॉब्स करने के साथ साथ मैं कॉलेज में भी पढ़ रहा था। तो इस सारे दौरानिए में खुदा ने ये फ़ज़ल बख्शा कि मैंने पूरे पंजाब टेक्निकल बोर्ड में 3rd पोजीशन ली थी और साथ 2 जॉब्स भी कर रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने BA किया, फिर मास्टर्स किया और खुदा उनका शुक्र है अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, MDiv कर रहा हूँ ZBS से। सर खुदावंद आपको और बरकत दे। और यकीनी तौर पर जिस तरह कहा जाता है कि कुछ लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, तो अगर ये कहा जाए तो आपके लिए बेजाना होगा। सर ये बताएं कि आपकी ख़ास तौर पर ज़िंदगी में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनसे आप इंस्पायर हुए या मोटिवेट हुए, या जब आप टूट गए तो उन्होंने आपको कहा कि नहीं आप कर सकते हो? मेरी ज़िंदगी में हमारी जो बचपन की ज़िंदगी थी ना, उसमें हर सुबह का आगाज़ ये होता था कि 4-5 बजे हम अक्सर उठ जाया करते थे। किसी को उठाने पर नहीं, सिर्फ़ एक आवाज़ आती थी जो हमें उठा देती, और आवाज़ ये थी कि मेरे वालिद साहब अपनी चारपाई पर या अपने पलंग पर बैठकर बावाज़ बुलंद बाइबल मुक़द्दस की तिलावत किया करते थे और फिर साथ साथ वो हमारे लिए दुआ किया करते थे। तो जब भी कभी वो दुआ में मेरा नाम लेते थे, बल्कि बिला नागा लेते थे, तो वो उनका दुआ में हमारा नाम लेना बड़ा मुझे खूबसूरत लगता था। वो कहते थे खुदाउन मैं अपने साहबज़ादे साकिब मुनव्वर साहब के लिए ये दुआ करता हूँ कि ये काम हो। इस तरीके से हर एक बच्चे का नाम लेकर दुआ किया करते थे, तो ये एक अच्छा लगता था। दूसरा जैसे ही नाम आता था तो हम जाग जाते थे। फिर दूसरी रूटीन ये थी कि हमारी वालदा हमें तब तक नाश्ता नहीं देती थी जब तक हम सुबह दुआ नहीं करते थे और बाइबल मुक़द्दस नहीं पढ़ते थे। एक बात यहाँ से अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं तीसरी जमात में था, खुदा उनके फजल से सिर्फ उसके नाम को जलाल देने के लिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मैंने 3 दफ़ा पैदाइश से मुकाशफा तक पूरी बाइबल मुक़द्दस पढ़ ली थी, इसी ख़ानदानी तरबियत की वजह से। तो यहाँ से मैं इसको कहना चाहूँगा कि मेरे लिए जो पहली मेरी मोटिवेशन है वो मेरे वालिदैन हैं, और मेरा ख़्याल ये है कि वालिदैन से बड़ा कोई मोटिवेशनल आपके लिए या इंस्पिरेशन जो है वो हो नहीं सकती। और वो थे जो हमें सुधारते रहे, वो थे जो हमें ढालते रहे। उन्होंने मसाइब अपने ऊपर सहे और हमें आसानियाँ फराहम की, और खुदा उनका शुक्र है कि जो थोड़ी बहुत खुदा ने कामयाबी बख्शी है या इज़्ज़त या शोहरत बख्शी है, उसके पीछे सबसे पहले खुदा का फ़ज़ल है, फिर मेरे वालिदैन की तरबियत है। यही मेरी इंस्पिरेशन, और आज तक मैं उन्हीं की इंस्पिरेशन को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जहाँ भी कहीं कलाम सुनाता हूँ तो मैं घर आके, या मेरी वालदा को मेरे साथ, अमूमी तौर पे मेरी वालदा मेरे साथ होती हैं, तो मैं पूछता हूँ अम्मी जी मैंने अब्बू के लेवल पे कलाम सुनाया कि नहीं।
नहीं, अम्मी कहती नहीं अभी कम है, तो मैं और मेहनत करता तो एक तो ये, दूसरी मेरे वाले साहब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले शख्स थे, वो लिखा भी करते थे, कॉलम भी लिखा करते थे, नए वक्त में उनके कॉलम छपा करते थे और मसीही जो मैगज़ीन्स होते हैं वहाँ पे भी। तो उनकी तरफ से मेरी एक ख़ास इंस्पिरेशन थी। फिर उनके पास बुक्स का एक अच्छा, बल्कि लातादाद ख़जाना कहूँ तो वो भी था। तो तकरीबन 7,000 से अबव उनके पास बुक्स थी। तो मुझे बचपन से ये भी इंस्पिरेशन थी कि मैं उनकी मानद बनूँ, उनकी तरह तलावत करूँ, उनकी तरह कलाम सुनाऊँ। तो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनकी बात को, उनके पैगाम को सुनकर बड़े खुश होते थे और खुदा यीशु मसीह की तरफ खींचे चले आते थे। सर ये बताएं कि आप खुदा के फजल से सॉरी मैं यहाँ पे एक बात करूँ, अब आके मुझे एक इंस्पिरेशन मिली है और वो भी बड़ी अच्छी है। मैं मतलब ये नहीं कि मैं इस टीवी पे बैठा हूँ तो इसलिए मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। जॉन साहब, मैं रास्ते में आते हुए भी अपने दोस्त से बात कर रहा था कि जॉन साहब का एक जुमला है बड़ा खूबसूरत, और वो कहते हैं कि अगर आप किसी को देखते हैं कि किसी में इंजील सुनाने की पोटेंशल है तो उसका पीछा करते रहें और उसे ट्रेन करते रहें या उसे करें ग्रिप करें ताकि वो और ज़्यादा मौसर होकर खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सके। तो ये मुझे अभी रिसेंटली जो है कि इंस्पिरेशन मिली है और मैं उनको फॉलो भी करने की कोशिश करता हूँ कई मायनों में। खुदावंद सर जॉन इकबाल को और ज़्यादा बरकत दे। सर ये बताएं कि खुदा के फजल से आप मुल्क पाकिस्तान में खिदमत करते हैं, कैन मिनिस्ट्री के ज़रिए खुदा के पाक कलाम को पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं और इंटरनेशनली भी आप बहुत से ममालिक में जाके खुदा के पाक कलाम को सुनाते हैं। तो क्या एक कामयाब शख्स होते हुए भी हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या कोई प्रॉब्लम्स एक कामयाब शख्स के सामने भी आती हैं, चैलेंजेस क्या फेस करते हैं अभी तक? बिलाशुबा काशिफ भाई, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि कामयाबी जो है ना दुश्वारियों के बगैर और मुश्किलात के बगैर तो मुमकिन है ही नहीं। मैं अभी अगर बात करूं तो अभी भी मेरी रूटीन ये है कि मैं कम से कम 10 से 12 घंटे रोज़ाना स्टडी करता हूं। चूँकि मैं पासबान हूं तो मेरा यही कैरियर है, यही प्रोफेशन है, तो मैं उस प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। छोटी छोटी मतलब आपको मुख्तलिफ़ सतहात पर जो है वो दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उसमें आपको फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें माली तौर पर प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें आपके जो हल्का अहबाब होता है उसमें जो क्रिटिसिज्म या तंज़ व मज़ाक़ के जो निश्तर हैं वो आप पर चला जाते हैं और बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं। वो सारा कुछ हमें फेस करना पड़ता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखें, आप जब एक आम मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा सा ऊपर आके किसी और अदारे में या लोगों से जब कम्पीट करते हैं ना, तो एक बड़ा प्रॉब्लम मैंने ये देखा है कि हम में से ज़्यादातर लोग शायद मिडिल क्लास फैमिली ही से हैं, लेकिन हम जब दूसरों के सामने अपना इजहार करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम जो है किसी अच्छे और अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं जो शुरू ही से अमीर हैं या अशराफियाँ हैं, और अगला बंदा जो है वो हमारे लिए कोई इतना ख़ास मायने नहीं रखता और उसमें कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है, ना वो माली तौर पर, ना वो रूहानी तौर पर, ना वो ख़ानदानी तौर पर मजबूत है। तो पहला तो आपको ये मैटर जो है इसको आपको फेस करना पड़ता है। और फिर आपको मैंने ये देखा है दूसरी बात इसमें कि जब आप ये चीज़ फेस कर रहे थे साथ, फिर यहाँ पर अगर आप हलीम हैं और फिरोतन है तो फिर आपको और ज़्यादा दबाने की कोशिश की जाती है, और अगर आप प्राउड बनने की कोशिश करते हैं तो भी नुकसान है। तो इन दोनों के दरमियान ना मगरूर हो, ना बहुत ज़्यादा हलीम और फिरोतन हो, इसके दरमियान जो बैलेंस रखना है ना वो सबसे बड़ा मैटर करता है। पहली बात तो मैंने ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, माली तौर पर आपको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मैं पहली बार 2013 में मुल्क से बाहर गया तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मेरी वालदा ने अब थाईलैंड में गया तो थाईलैंड की टिकट और दीगर अखराजात के लिए अपने जो कंगन थे, सोने के 2 कंगन थे उनके, वो उन्होंने बेचे और मेरे अखराजात को कवर किया। हालांकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं जाऊँ और मेरी वालदा ने ये काम किया, तो ये माली तरह प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन मैं उसके बाद एक पॉलिसी बनाई है और आज तक उस पर कारबंद हूँ कि मैं उसी मुल्क में जाऊँगा, उसी जगह पर जाऊँगा जहाँ से मुझे आगे से टिकट स्पॉन्सर होगा, अखराजात स्पॉन्सर हो गए। अदरवाइज़ मैंने कहा किसी मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो मुझे स्पॉन्सर नहीं करेगा। तो खैर ये एक पॉलिसी। दूसरे इसके अलावा आप एक उर्दू ख्वा तबका से जाकर इंटरनेशनल अदारों में या मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में जब कलाम सुनाते हैं, मुझे खुदा 13 ममालिक में ले गया और पहली बार मैंने फ़िनलैंड के एक चर्च में जब इंग्लिश में कलाम सुनाया तो वो भी एक दूसरी ज़ुबान थी, तो उसमें कलाम सुनाना थोड़ा सा दुश्वार होता है। वो चीज़ें फिर उसके बाद जब आप थोड़ा बहुत एक्सेल कर रहे होते हैं या पहले लेवल को क्रॉस करके आप दूसरे लेवल पर नेक्स्ट स्टेज पर जा रहे होते हैं, तो वो जो पहले स्टेज पर जो लोग होते हैं वही आपकी टांगें खींचने में लग जाते हैं। और अगर आप कामयाब हो ही गए हैं, कोई चीज़ आपको मिल गई है,
तो फिर वो साथ इल्ज़ाम लग जाता है ये तो फ़लाँ वजह से हुआ है, ये गोरे हैं या डोनर्स हैं, ये है, ये भी साथ साथ इसमें प्रॉब्लम होती हैं। मेरा ख्याल है कि दो चीज़ें कभी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होती। एक तो ये कि सीखना, आप शागिर्दियत के फेज़ में से कभी बाहर नहीं निकलते। आप अपने कहते हैं गोद से लहद तक आप इल्म हासिल करें, तो गोद से लहद तक आप शागिर्द ही हैं। आप ये ना कहें कि मैं उस्ताद या माहिर हो गया हूँ। दूसरी बात, आपको चैलेंजेस का सामना भी गोद से लेकर लहद तक आपको इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वो कामयाब है और नाकाम है, दोनों तरह के अफराद को इन चैलेंजेस का या दुश्वारियों का हमेशा सामना रहता है, और उसके तरीक़ाकार या उसके मदारिज फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन रहता है ये सब। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि हर शख्स जो चाहे कामयाब है चाहे नाकाम है, लेकिन अगर वो कामयाब है तो फिर भी उसको मुसलसल मेहनत करते रहना चाहिए, या करते रहने से ही उसकी कामयाबी बरकरार है। लेकिन जैसे भी वो अपनी मेहनत को, अपने तसलसल को तोड़ता है, तो वो कामयाब से नाकाम शख्स बनना शुरू हो जाता है। कामयाबी हासिल करना इट्सेल्फ बहुत बड़ा काम है, लेकिन कामयाबी को सस्टेन करना जो है ना, वो उससे भी दुगनी मेहनत, दुगना आपसे टाइम जो है ना वो मांगता है, तो उसमें तो और ज़्यादा दुश्वारी है। लेकिन अल्लामा इकबाल साहब का शेर मुझे याद आ गया, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुनाना। वो कहते हैं, तुम ये बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऊंचा उड़ाने के लिए, वाह आफरीन सर। अच्छा सर, हमारी नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसे लोग जो सोचते हैं हम कामयाब नहीं हो सकते, ऐसे लोग जिस तरह आपने बताया कि जब ख़ास तौर पर स्कूल आपने छोड़ दिया और फिर आपने काम की तरफ ध्यान किया, लेकिन मतलब आज भी कई ऐसे लोग हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया है, स्कूल को छोड़ दिया, कॉलेज में से भी छोड़ के मतलब वो दुनियादारी में चले गए, लेकिन वो अपने आप को नाकाम समझ रहे हैं, अपने आप पे अफसोस कर रहे हैं। उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह एक कामयाब शख्स ज़िंदगी में बनकर उभरें? थैंक यू। मुझे इसके लिए एक पेपर चाहिए होगा, बस ये वाला। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मेरी तरफ देखते हुए मैं सिर्फ आपको ये पेज दिखाना चाहूँगा। खुदा ने जब मुझे और आपको बनाया तो बिल्कुल सफ़े की माने, कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री नहीं थी। लेकिन जब हमने अपनी आज़ाद मर्ज़ी का गलत इस्तेमाल किया और अपने आप को खुदा के हाथ से निकाल कर इबलीस के हाथ में दे दिया, तो इबलीस ने मेरी और आपकी शख्सियत को यूँ मसख करके रख दिया। अब मैं इस पेज को बड़ी आहिस्ते से खोलने की कोशिश करूँगा। इस पेज को जब खोलेंगे आप, तो ये पेज या सफ़ा पहले जैसा नहीं रहा। इसमें बहुत सारे दरारें हैं, निशानात हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। आप देख लें, इसकी शख्सियत बदल गई है। इसे मैं अपने तौर पर लेता हूँ कि ये मैं हूँ या ये आप हैं, इसे अपने तौर पर लें। तो ये दुश्वारियाँ, ये रुकावटें, ये दरारें, ये पेचीदगियाँ हमारी ज़िंदगियों में आ गई हैं। अभी हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम में से हर एक शख्स बज़ाहिर दूसरों को दिखाने के लिए कहता है कि मैं खुश हूँ, और कोई हालचाल पूछे तो कहते हैं हाँ जी हम बिल्कुल ठीक है, खुदा का शुक्र है। लेकिन अगर मैं और आप वक्त गुजारें आपस में एक दूसरे के साथ 1-2 घंटे या अच्छी क्वालिटी टाइम अपने गुजारें, तो हम अंदर से रोने पर मजबूर हो जाएंगे, और शायद आपके आंसू थमे ना, क्योंकि आप और हम सारे ही बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। शायद अपने खावन, शायद अपनी बीवी, शायद अपनी औलाद, शायद अपने कॉलीग्स के हाथों हम दुख उठा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमारे पास कभी भी उम्मीद ख़त्म नहीं होती है, उम्मीद हमेशा बरकरार रहती है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैंने 7वीं क्लास में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मैं तकरीबन काशिफ साहब 13 साल में जॉब करता रहा, काम करता रहा। और पहली बार जब मैंने बताया 3 महीने मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, तो पहली बार मुझे, मैं सिंपल से बताता, अबू बिन अदम की एक समरी थी, वो मुझे याद करनी थी। सुबह याद करता था, दोपहर को भूल जाता था, दोपहर को फिर दोबारा याद करता, शाम को भूल जाता, और 7-8 दिन में मुझे वो एक नज़म याद ही नहीं हुई, उसकी समरी मुझे याद नहीं हुई। लेकिन मैं डटा रहा, मैंने कहा नहीं ये काम करना है। फिर मैं अक्सर अभी भी सोचता हूँ कि अगर मेरे वालिद साहब हयात होते और मेरे हालात अच्छे, माली तौर पर अच्छे होते, तो शायद मैं कभी भी कामयाब ना हो पाता, माली तौर पर भी या ख़ानदानी तौर पर या तालीमी तौर पर। मैंने देखा कि जो नामसाइद हालात हैं ना, ये ख़ुद आपको परवान चढ़ाने का मौका फ़राहम करते हैं। आप आसान तरीन हालात में तो हर कोई कामयाबी हासिल कर सकता है। आसान तरीन हालात में जब सब कुछ आपके पास दस्तयाब है, उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन नामुसाइद हालात में भी अपने इरादे पर डटे रहना जो है, वो आपको मेरा ख्याल है कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाता है। उसमें एक ही बात है, आप अगर फोकस्ड हैं, आपका विज़न क्लियर है कि आपका ये नज़रिया आप इस मुकाम तक
पहुंचना चाहते हैं तो यकीन जानिएगा आप उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ये कहते हैं आज मैं ये काम कर लूँ, कल मैं वो काम कर लूँ, तो वो पता नहीं शायद आपको ये आपके कानों की बात भली मालूम ना हो, लेकिन आप कभी देखते हैं ना आंधी चलती है या तेज़ हवा चलती है तो मुख्तलिफ आपको शॉपर्स या कागज़ या अखबारात के जो टुकड़े होते हैं वो सड़कों पर मिलते हैं, वो जिस तरफ हवा चलती है वो भी उसी तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह बहुत से लोग हैं जो हर तरह के हालात की तुंद तेज़ तूफ़ानों में इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन बरा करम हालात जैसे भी क्यों नहीं हैं, आप अपनी डगर अपनी लाइन को अगर आप सीधा रखेंगे तो मेरा ख़्याल है कि मेरा और आपका खुदा जो हमारा परवरदिगार है, खालिक है, राज़िक है, वो बड़ा कारसाज है, वो आपको आपकी डायरेक्शन और आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। मैंने आगाज़ इस बात से किया था कि मैंने अंग्रेज़ एक को मिलने आया था, उसको हमने शॉप पे सेल करनी थी, मेरे मालिक ने मुझे पीछे किया, मैंने कहा नहीं मैंने अब पढ़ना है, तो मेरे ये था कि मैंने अंग्रेज़ी सीखनी है और अंग्रेज़ी मैंने मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि मैंने बताया 13 ममालिक में मैं इंग्लिश में भी खुदा का कलाम सुना चुका हूँ, पाकिस्तान में भी कराची से कश्मीर तक खुदा मुझे इस्तेमाल करता है और अब बड़े प्लेटफॉर्म पर भी, और जॉन इकबाल साहब का जो अदारा है पाकिस्तान असेंबलीज़ ऑफ गॉड, उसमें भी मुख्तलिफ सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस पर मुझे बतौर मुतरजम या इंटरप्रेटर के तौर पर बुलाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हमें और आगे बढ़ना है, लेकिन ये है कि आप एक इरादा कायम कर लें, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए मेहनत करें और थोड़ा थोड़ा बिट बाय बिट आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाएँ, खुदा आपको ज़रूर कामयाबी फराहम करे। नाज़रीन, आपने सुना जनाब पादरी साकिब मुनव्वर साहब की सारी स्टोरी को कि किस तरह वो कामयाबी पे कामयाबी हासिल करते गए, और उनका कहना है कि वो अपने गोल की तरफ जो है वो फोकस्ड रहे और इसी वजह से वो आज एक कामयाब शख्स हैं, मुआशरे के लिए एक असासा हैं। अगर आप भी मुआशरे के लिए असासा बनना चाहते हैं, आप भी कामयाब शख्स बनना चाहते हैं, तो यही बात है कि अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ देखते रहें, उसके लिए हर रोज़ काम करते रहें। अपनी एफ़र्ट्स जो आप अपने टारगेट के लिए करते हैं उसका एहतसाब करते रहें कि क्या आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो आपके गोल के लिए हैं या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहें कामयाबी की चाबी।